ठीक है। शायद पद्मश्री जी ही जुड़े हैं अभी तक, और तो लोग जुड़े नहीं हैं। पद्मश्री जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम। हाँ शायद आप आज शायद वो जसविंदर मैडम नहीं आएंगे। हाँ, बिजी है सर। वो कहीं कनाडा के लिए कोई फ्लाइट वाइट का उनका जो भी है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। एकता जी तो आने के लिए बोले हैं, और बाकी लोग प्रदीप जी के कोई मेडिकल में प्रॉब्लम है किसी के। प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू है सर। हाँ ठीक है हाँ सर। किसी, कोई रिलेटिव को कोई है, तो पता नहीं हाँ हाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो हाँ आप हो शायद, और एकता जी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं शायद। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे
सर हाँ, उनको। इसीलिए लोग इसीलिए थोड़ा सा देखते हैं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो हम समझ लेंगे, है ना। हाँ हाँ अच्छा, ये सर, हाँ सर। बताइए कि बोर्ड बोर्ड दिखाई पड़ रहा है पूरा अच्छी तरह से? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है पूरा? हाँ क्लियर सर। क्लियर 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 दिख रहा है ना मैडम? नहीं, थोड़ा ब्लर है सर, वो वर्डिंग्स। अच्छा, वर्डिंग्स में अभी ये दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो इतना ही काफी है। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो भी अभी ज्वाइन करेंगे अपना देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो हम लोगों ने पहले कक्षा में, इससे पूर्व वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था फिक्स सिग्निफिकेटर के बारे में। हाँ सर। किसी भी चार्ट में सबसे पहले हमें चार्ट को समझने के लिए भाव, भावेश और कारक को समझना होता है। तो भाव, भावेश और कारक के साथ में समझते समझते हमें इसको ये समझना होता है कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर लग्न है, लग्न की बात की, तो लग्न का जो कारक होगा वो होगा सूर्य। वो फिक्स सिग्निफिकेटर के रूप में हम लोगों ने उसे पहले जाना था। तो इसे हम कहते हैं स्थिर कारक, फिक्स सिग्निफिकेटर। तो इनको कारक से संबंधित कुछ, फिक्स सिग्निफिकेटर से संबंधित कुछ रूल्स को समझ लें कि कारक केंद्र त्रिकोण में हो। ये 4 घर केंद्र के होते हैं और ये 5 और 9 ये त्रिकोण कहे जाते हैं, एक को लेते हुए। 1, 5, 9 ये भाव फिक्स हैं, भाव में कोई प्रॉब्लम नहीं, भाव फिक्स है। और यहाँ पर भाव फिक्स होने के कारण इनके जो सिग्निफिकेटर्स हैं, वो सिग्निफिकेटर्स भी इनके क्या होंगे, फिक्स होते हैं। ये साउंड आ रही है हमारी, अब तक पहुंच रही है? पद्मश्री जी, साउंड आ रही है? सम प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि फिक्स सिग्निफिकेटर्स हर घर के हर भाव के फिक्स सिग्निफिकेटर होते हैं। तो फिक्स सिग्निफिकेटर में अब आगे बढ़ेंगे हम कि कारक कहाँ हो, मूल केंद्र त्रिकोण में हो। कारण जो कारक है उसका 6ठे, 8वें और 12वें में जाना ठीक नहीं। कारक का 6ठे, 8वें और 12वें इसमें जाना ठीक नहीं। तो यहां पर अगर कारक जाता है तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा है कि जब हम इसको बात करते हैं कारक से संबंधित, तो कारक भावेश के साथ हो, कारक केंद्र त्रिकोण में हो, कारक केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ में हो, कारक केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से दृष्ट हो, कारक भाव भावेश के साथ हो। अर्थात जिस भाव को हम देख रहे हैं, जिस भाव को हम जज कर रहे हैं, उस भाव के स्वामी के साथ हो। इसका एक एग्जाम्पल समझें। जैसे मान लो मेष लग्न की हमने पत्रिका बनाया और मेष लग्न की पत्रिका में इस चार्ट में हमने देखा कि चतुर्थ भाव से अगर हमें कुछ समझना है, मान लो कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो पढ़ाई से संबंधित प्रश्न आता है, तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के 12th तक सारा हम यहीं से देखते हैं चतुर्थ भाव से।
और हायर एजुकेशन हम बात करते हैं 5th भाव से। तो यहाँ पर हमने समझा कि चंद्रमा इसका कारक है, चंद्रमा इसका फिक्स कारक है और चंद्रमा यहीं पर बैठा हुआ है। तो इससे हम समझेंगे कि यहाँ का जो पॉजिटिविटी है, प्रश्न का जो उत्तर है वो हमें सही मिलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। अब जैसे मान लो कि चंद्रमा यहाँ नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो फिक्स कारक होता है वो चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा यहाँ आ गया, तो चंद्रमा अपने से कहाँ गया, चतुर्थ भाव में गया, अर्थात हमने समझा कि कारक जो है वो कहाँ गया, वह केंद्र में ही है। या यहां ना होकर के मान लो चंद्रमा यहां पर आ जाए, मून यहां पर आ जाए तो भी अच्छा है, मून यहां पर आ जाए तो भी अच्छा है, यहां आ जाए तो भी अच्छा है, यहां आ जाए तो भी अच्छा है, यहां आ जाए तो भी अच्छा है। मीन्स यहां पर नहीं आए, 6, 8, 12 में उसका प्रवेश न हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद्रमा अपने आप में स्ट्रोंग होगा, चंद्रमा की जो स्थिति होगी वो अच्छी होगी। तो अब प्रश्न है, मान लो कि पंचम, पंचमेश और कारक, किसी भी भाव का फल अगर हमें चाहिए, मान लो कि हमें संतान से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करना है, चाइल्ड इशू, चाइल्ड से संबंधित, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, यदि कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन चाइल्ड से संबंधित है तो हम पंचम भाव को लेंगे। तो पंचम भाव को लेने से मतलब हो गया कि ये पंचम भाव का स्वामी, इसका जो लॉर्ड है कौन है, सूर्य है, और इस कारक, इस क्षेत्र का पंचम भाव का जो फिक्स कारक है गुरु है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा पंचम भाव मजबूत हो गया। कैसे मजबूत हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कारक है वह किसके साथ में है, भावेश के साथ में है। पंचम भाव, भावेश और कारक, भाव, भावेश और कारक। तो इसको हम लोग समझेंगे इस प्रकार कि भाव, भावेश और कारक। अब भावेश के साथ में ही कारक है, फिक्स सिग्निफिकेटर है, इट मीन्स बहुत अच्छा हुआ, तो इसके फल को हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, पंचम के फल को। तो अब इसमें हम बात करते हैं वेटेज की। किसी भी भाव को, किसी भी भाव से संबंधित अगर हम फल की गणना करने जा रहे हैं तो उस भाव का फल क्या होगा, तो हमें भाव, भावेश और कारक को समझना बहुत जरूरी होता है। अब मान लो कि विवाह से संबंधित प्रश्न है तो हम देखेंगे सप्तम, 7th हाउस, 7th हाउस लॉर्ड और एंड फिक्स सिग्निफिकेटर। तो 7th हाउस का फिक्स सिग्निफिकेटर कौन है, वह है शुक्र, वीनस। तो हमने देखा एक फिक्स सिग्निफिकेटर है, बाकी 7th हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ मेष लग्न की पत्रिका है, पत्रिका को 5 नंबर बना दें तो यहाँ पर 11 जाएगा, तो इसका फिक्स सिग्निफिकेटर तो शुक्र ही रहेगा, लेकिन लॉर्ड कौन होगा इसका, लॉर्ड शनि हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि भाव, भावेश और कारक। तो किसी भी भाव के फल को समझने के लिए भाव को वेटेज 20% देंगे, 30% देंगे भावेश को, इसको और 50% देंगे कारक को। किसी भी भाव के फल को समझने के लिए हमें इन बातों को समझना आवश्यक है, भाव, भावेश और कारक। अब भाव कैसे स्ट्रोंग होता है उसे समझें। प्रश्न है शादी, मैरिज,
अब यहां पर हमने मिथुन लग्न की पत्रिका बनाया, और हमें देखना है कि शादी होगी कि नहीं, और हमने यहां लिख दिया गुरु, शुक्र, यहाँ सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, यहाँ शनि, और यहाँ राहु और केतु को प्लेस कर दिया हमने। अब समझना ही है कि शादी की इसकी स्थिति बनेगी कैसे बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाव, मीन्स ए हाउस। हाउस पर में गुरु बैठा हुआ है और शुक्र की दृष्टि है, गुरु का प्लेसमेंट है और शुक्र की दृष्टि है, तो इसके कारण ये हाउस मजबूत हो गया। 1 2 3 4 5 6, मंगल की दृष्टि यहां नहीं आ रही है, केतु यहां बैठा है, केतु की दृष्टि यहां पर आ रही है। 7 8 9, मतलब ये हाउस बच गया। सूर्य की दृष्टि नहीं आ रही है, 7वीं दृष्टि यहां पर है, केतु की दृष्टि नहीं, मंगल की दृष्टि नहीं, शनि की 7 8 9 10, शनि की दृष्टि भी नहीं। इसका मतलब कि ये हाउस, शादी से संबंधित इस प्रश्न की बात हुई कि ये हाउस मजबूत हो गया, ये हाउस स्ट्रोंग हो गया। बहुत ही बारीकी से आप लोग इस विषय को समझने का प्रयास करें। तो यह हाउस मजबूत हो गया, क्यों? क्योंकि भाव भावेश में ही है, भावेश भाव में ही है। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द हाउस इज इन द हाउस, ठीक है, खुद के घर में बैठा हुआ है। एंड एस्पेक्ट ऑफ शुक्र वीनस, वीनस की यहाँ पर दृष्टि आ रही, इसका मतलब ये मजबूत हो गया, तो भाव मजबूत हो गया। ओके है, 20% हम देख सकते हैं यहाँ पे वेटेज। चलिए अब देखते हैं भावेश, भावेश को समझें। भावेश कौन है इसका? गुरु, इटसेल्फ गुरु ही है। गुरु पर कोई दृष्टि किसी अशुभ ग्रह की, मैलिफिक प्लैनेट्स की नहीं है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे ये 30% क्लियर। अब एक कारक, कारक को समझें। कारक इसका कौन है? शुक्र है। तो शुक्र को समझने का प्रयास करें। शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ पे। शुक्र पर कोई दृष्टि है किसी की, कोई एस्पेक्ट है? शनि 1 2 3 4 5, शनि की दृष्टि नहीं है, सूर्य की नहीं है, और किसी की नहीं है। मतलब इसको दृष्टि कौन दे रहा है? एस्पेक्ट कौन कर रहा है? गुरु एस्पेक्ट कर रहा है। मतलब जो कारक है, कौन सा? फिक्स कारक। तो फिक्स कारक की स्थिति क्या है? शुक्र की स्ट्रोंग है, मजबूत है। तो इसका मतलब हो गया 30% प्लस 50%। तो ये 100% रिजल्ट इसका समझने की बात हो गई कि 100% परिणाम कब आएगा? जो भाव में बैठा हुआ ग्रह है, किसी भी भाव का फल कौन सा ग्रह करेगा? तो जो भाव में बैठा हुआ है वह करेगा सबसे पहले। अगर वहां कोई नहीं बैठा है, उस, मान लो यहां पर बुध है, तो इस भाव का फल कौन करेगा? बुध करेगा। किसकी जिम्मेदारी? बुध की है। अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा, मान लो ये भाव है, यहाँ कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो यहाँ जो देख रहा है वो करेगा। तो कौन देख रहा है? शुक्र देख रहा है।
इस भाव का फल कौन करेगा? सूर्य करेगा, सॉरी शुक्र बोल दिया मैंने, सूर्य करेगा। इस भाव का फल, पंचम भाव का फल सूर्य के हाथ में है। अब मान लो कि 10वां नंबर यहां पर, चलो कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है, तो इससे समझ लिया हमने कि भाव में बैठा हुआ ग्रह, भाव को देख रहा ग्रह, देखने वाला ग्रह, या फिर ये दोनों नहीं तो भाव का फल कौन करेगा? जो उसका स्वामी होता है। अर्थात कोई नहीं देख रहा है, मान लो इस भाव को कोई नहीं देख रहा है, मंगल को हटा देता हूं यहां से, इस भाव को कोई नहीं देख रहा है, इस भाव को कोई नहीं देख रहा है, तो इस भाव का फल कौन करेगा? इस भाव का फल करेगा शनि, क्योंकि इसका लॉर्डशिप शनि का है, इसलिए शनि को इस भाव का फल करना होगा। इस भाव का फल कौन करेगा? इनकी दृष्टि है नहीं, किसी की दृष्टि आ रही है जो सेकंड भाव पर? नहीं। 7 8 नहीं आ रही है, 7 8 9, तो इस भाव का फल राहु करेगा, राहु की दृष्टि आ रही थी, इस भाव का फल राहु को करना होगा। और मान लो कि राहु की दृष्टि भी नहीं आ रही है, तो चंद्रमा को इस भाव का फल करने की आवश्यकता होगी। तो कॉन्सेप्ट ये आप लोगों ने समझा कि किसी भी भाव के फल को समझने के लिए हमें 3 चीजों पर सबसे पहले प्रकाश डालना होता है, फोकस करना होता है। वो है भाव, भावेश और कारक। ठीक है, अब भाव का फल कौन करेगा? जो ग्रह उसमें बैठा है, जो ग्रह उसको देख रहा है, या फिर जो ग्रह उस भाव का स्वामित्व रखता है, लॉर्डशिप रखता है, वो करेगा। इतनी बातें हम लोगों ने समझा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा, हमें किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है, जमीन लेना है, तो वह प्रॉपर्टी सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे? चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव को देखे, चतुर्थेश को देखे, लॉर्ड ऑफ 4th हाउस को देखेंगे, देन कारक, स्थिर कारक, फिक्स कारक को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने जाना फिक्स सिग्निफिकेटर से संबंधित कुछ नियम। आगे बढ़ते हैं और अब हम लेंगे दाता ग्रह के रूप में। हमने लिखा है वहां पे दाता ग्रह, भाव का फल भी लेंगे दाता ग्रह। तो सबसे पहले भाव, भावेश, कारक, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया दाता ग्रह। दाता ग्रह में 2 होंगे, एक तो स्थिर कारक और एक होगा चर कारक। इसमें परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं कि सर ने अभी तो स्थिर कारक के बारे में बात किए थे और अब जो है वो चर कारक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चर कारक को समझना, दाता ग्रह को चर कारक ही कहा जाता है, ये चर कारक होते हैं, तो इनको भी समझना हमें आवश्यक होता है। इनको समझने के लिए हमें क्या करना होता है कि किसी भी भाव के फल को जब तक हम दाता ग्रह से नहीं समझेंगे, तब तक उस भाव के फल का सही जो निर्धारण है, सर्टिफिकेशन है, या फिर हम तारतम्य बैठा करके, सीक्वेंस बैठा करके इसके प्रश्नों का उत्तर हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए पंचम भाव के फल को प्राप्त करना है, आपको निकालना है, तो पंचम पंचमेश कारक को समझना है। किसी को नहीं देखना, आपको पूरे चार्ट में कहीं आपको दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले पंचम, पंचमेश और कारक को समझोगे। इसके बाद में जो प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर हम बाकी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चर कारक जो है या दाता ग्रह जो होते हैं, वो प्रश्न अनुसार बदलते रहते हैं। फिर से समझें, दाता ग्रह प्रश्न के अनुसार बदलते रहते हैं।
अब मान लो कि चतुर्थ भाव, हमने किसी भी चार्ट के चतुर्थ भाव ले लेते हैं। किसी व्यक्ति को स्कूल के लिए जमीन खरीदना है, ठीक है। स्कूल के लिए जमीन खरीदने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना होगा चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का लॉर्ड और उसका जो फिक्स सिग्निफिकेटर है उसे, और फिर हम देखेंगे डोनेट, दाता ग्रह, जो उसको देने वाले हैं दाता ग्रह। तो जमीन अगर हमें स्कूल के लिए चाहिए तो हम दाता ग्रह किसको पकड़ेंगे? बुध को पकड़ेंगे, मरकरी को पकड़ेंगे। प्रश्न है स्कूल की जमीन चाहिए तो किसको पकड़ना है हमें? फिर हमें बुध को पकड़ना होगा। चलो, ये हो गया कि दाता ग्रह बुध काम करेगा यहाँ पे। अब मान लो कि किसी व्यक्ति को मंदिर के लिए जमीन खरीदना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो मंदिर की प्रॉपर्टी के लिए हम किसको पकड़ेंगे? सूर्य को पकड़ेंगे, ठीक। मंदिर का कारक सूर्य होता है। तो हम यहाँ पर चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और इसका जो फिक्स सिग्निफिकेटर है चंद्रमा, उसे, और फिर उसके बाद में हमें सूर्य को भी समझना आवश्यक है। साथ ही साथ में अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को धर्मशाला से संबंधित किसी को अगर लैंड परचेज करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो यहाँ भी अब देखिए कारक बदल गया, भाव वही है, भाव, भावेश, कारक वही है, दाता ग्रह बदल गया। तो यहाँ पर दाता ग्रह कौन होगा? यहाँ पर दाता ग्रह हम गुरु को लेंगे या फिर चंद्रमा को भी ले सकते हैं। तो हमने इस प्रकार जाना कि जो दाता ग्रह होते हैं उनका अपना चार्ट में बहुत महत्व होता है। अब मान लो कि किसी व्यक्ति को पुरानी कोठी खरीदने गया है, आपके पास में प्रश्न आया कि हमें पुरानी कोठी खरीदना है, आपके पास प्रश्न आया, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप पहले चतुर्थ भाव को देखोगे, चतुर्थेश को देखोगे, और फिर फिक्स सिग्निफिकेटर को देखोगे, और उसके बाद में आपको देखना होगा इसे शनि को। तो पुरानी कोठी अर्थात पुराने भवन को लेना है तो किसको पकड़ना है? दाता ग्रह के रूप में शनि को लेंगे। सेम इसी प्रकार अगर हम किसी भी व्यक्ति को नई बिल्डिंग या नया बना हुआ कोई बंगलो या फिर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, महल लेना है, कोई बड़ी बिल्डिंग खरीदनी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम किसको देखेंगे? चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, कारक चंद्रमा, और इसके बाद में शुक्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो इतनी चीजों को समझने के बाद ही हम पत्रिका के निर्णायक रूप में पहुंचेंगे। अब इसको हम समझते कैसे हैं, एक बार हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप सबके साथ में इसका करते हैं, समझें। अब यहाँ हमने सूर्य को रखा, हमने सिंह लग्न की पत्रिका को बनाया, यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ बुध डाल दिया, और चंद्रमा को यहाँ पर प्लेस कर दिया, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया शुक्र, यहाँ पर मैं शुक्र हो गया है, गुरु हो गया, सूर्य, मंगल, चंद्रमा,
चंद्रमा शनि गुरु 3, बुध 4, सूर्य केतु 6, 7, 8, 9। चलो सारे ग्रह प्लेस हो गए। अब हमें समझना है, मान लो प्रश्न आया कि बच्चा हमारा पढ़ाई करेगा कि नहीं। प्रश्न को ध्यान से समझना कि बच्चा पढ़ाई करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पढ़ाई से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं हम चतुर्थ भाव से समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव प्राइमरी एजुकेशन से 12th तक हम चतुर्थ भाव को लेते हैं। तो चतुर्थ भाव को समझेंगे। तो भाव में कौन कौन है, शनि और गुरु बैठे हैं। बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें। शनि बैठे हुए हैं और गुरु। गुरु कहाँ के स्वामी हैं, छठे भाव के, क्योंकि 9 नंबर राशि गुरु की है। और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में। ठीक है, शनि कहाँ के स्वामी है, 11th हाउस के, सॉरी 8th हाउस के। और बैठे कहाँ पर हैं, चतुर्थ भाव में। सप्तम के भी हैं, लेकिन हमने पहले चर्चा ही किया है कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले करना चाहेगा। तो शनि का जो मूल त्रिकोण मेन राशि है वो यहाँ पर है, 8th भाव में है। और शनि बैठे कहाँ है, चतुर्थ भाव में। तो इसका मतलब हो गया कि चतुर्थ भाव में गुरु यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ इस भाव में पीड़ा हुई, अर्थात चतुर्थ भाव। अब दृष्टियों को देख लेते हैं। चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि आ रही है। अब मंगल की दृष्टि के कारण चतुर्थ भाव जो है वह क्या हो गया, और पीड़ित हो गया। इसका मतलब भाव पीड़ित हो गया। क्या समझा हम लोगों ने, प्रश्न पढ़ाई से है। तो भाव क्या हुआ, कमजोर हो गया, नॉट गुड, भाव पीड़ा में हो गया। अब देखेंगे हम कि भाव तो गया, अब भावेश को समझते हैं। भाव तो फिनिश हो गया, 20% हमारा ये गया। ठीक है, अब भावेश को समझ लेते हैं। तो इस भावेश कौन होगा, यहाँ का लॉर्ड कौन होगा, पद्मश्री जी बताएं। चतुर्थ भाव का इस समय लॉर्ड वर्तमान में कौन है। अच्छा, कोई बात नहीं, शायद सुनाई नहीं पड़ रहा है या फिर ज्वाइन नहीं हुए हैं। नहीं 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 देख पाई सर मैं बराबर से। ओके, तो नहीं मैं यहाँ सुन पर, रही हूँ सर। यहाँ अच्छा ओके मैडम, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 ओके। हाँ सर, हाँ सर। इस भाव का 7 है यहाँ पे। तो इस भाव का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो कहाँ गया, वो यहाँ आया 9वें भाव में। ठीक है, 9th में है तो सर। हाँ। 9th, हाँ 9th हाउस में आया। अब इस पर देख लीजिए कि इस भाव में आने के बाद में इसे कोई पीड़ा है क्या, 1 2 3 4 दृष्टि नहीं है किसी की। ठीक है, 1 हाँ। 2 3 4 5 6 कोई दृष्टि, शनि की दृष्टि नहीं आई यहाँ। नहीं है सर। राहु की 7 8 9 राहु की भी दृष्टि नहीं है। इसका मतलब है कि जो शुक्र है वो कैसा हो गया, स्ट्रोंग हो गया। कैसा हुआ, इसका मतलब भावेश जो है ना वो क्या हुआ, भाव तो गया, भावेश गुड हो गया, भावेश की सिचुएशन ओके हो गई। चलो अब प्रश्न करेंगे हम इसके बारे में, इसका इस घर का जो फिक्स सिग्निफिकेटर है। और तिवारी जी शायद आप म्यूट नहीं है, आपकी आवाज आ रही है थोड़ी सी। इस भाव का जो स्वामी है वो यहाँ है तो शुभ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जगह पे एक प्लेस हुआ, 9वें भाव में गया तो ये बहुत अच्छा हुआ। भाग्य भाव में जाकर के बैठा है, सुख भाव का स्वामी भाग्य भाव में गया, इसका मतलब भाग्य के माध्यम से सुख प्राप्त होगा, विद्यार्जन प्राप्त होगी, भाग्य चलेगा।
अब आगे देख लीजिए इसका फिक्स सिग्निफिकेटर कौन है। तो इसका फिक्स सिग्निफिकेटर चंद्रमा है। तो चंद्रमा को समझने का प्रयास करेंगे हम। चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है 1 2 3 4। तो चंद्रमा पीड़ित, और किसी भी ग्रह की दृष्टि बुरी दृष्टि नहीं है, बुध की दृष्टि है, तो मतलब यहाँ पर शुभ ही मानेंगे, क्योंकि बुध के ऊपर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है। अगर बुध के ऊपर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव होता तो बुध अशुभ होता और बुध की दृष्टि भी अशुभता को प्राप्त होती। तो ये एक ग्रह से पीड़ित है, इसलिए इसका हम इफेक्ट कम ही मानेंगे। तो कारक का यहाँ पर जो बात आई तो ये 30% तो ये प्लस हो गया, और कारक में भी एक ग्रह की दृष्टि आ रही है तो 50% कारक का वेटेज है। एक ग्रह की दृष्टि आई तो उसे हम 25% वेटेज देंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास में 55 से 60% बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है वो हो जाएगी। प्रश्न का ये डिक्लेरेशन समझ में आ सकते, हम कैसे देखेंगे इसे कि पहले हमने भाव को देखा, फिर भावेश को देखा, फिर कारक को देखा। अब दाता ग्रह को भी समझना आवश्यक है। 60% तो हमने यहां से निकाल लिया। अब दाता ग्रह क्या करता है? दाता ग्रह पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो डोनेटर है वह बुध है, क्योंकि बुद्धि अगर नहीं है तो बच्चा अध्ययन करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी पढ़ाई कमजोर होती है। फिर तो बुध कहाँ पर है? बुध चतुर्थ भाव में बैठा है, मतलब केंद्र में बैठा हुआ है, एक केंद्र में बैठा हुआ है बुध, तो ये ठीक है। बुध पर कोई अशुभ दृष्टि 7 8 नहीं, तो बुध पर किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये मजबूत है। तो बुध मजबूत है, इसका मतलब है कि ये है दाता ग्रह, डोनेटर ग्रह, या फिर हम दाता ग्रह कहते हैं। तो दाता ग्रह बुध जो है वो क्या है? सही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि बच्चा बुद्धिमान होगा, बुद्धि अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसका जो दिमाग है अच्छा चलेगा। पढ़ाई लिखाई तो आपने निकाल दिया कि 55 60 65% इसकी पढ़ाई में अपने आप को अचीव कर पाएगा। इसके ऊपर इसका अचीवमेंट इस चार्ट के माध्यम से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बुद्धि से बच्चा कैसा होगा? प्रबुद्ध होगा, बुद्धि इसकी अच्छी होगी, इंटेलिजेंट होगा, और क्योंकि बुद्ध पर कोई भी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस चार्ट को समझने का प्रयास किया। मनोज जी, इसमें जो भाव अपन ने निकाला एक बार वापस समझाएं, भाव रह गया अपने समझने से। ये इस भाव का, हाँ जी, भाव जो आपने समझाया ना, भाव का वेटेज वाला, कि कैसे देखेंगे इसका भाव को, बस वही समझा दीजिए जी। देखिए, भाव, भावेश और कारक, भाव, भावेश और कारक, इन 3 चीजों को सबसे पहले पकड़ के चलते हैं। किसी भी भाव के फल को प्राप्त करने के लिए हमें भाव को देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शनि और गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु के साथ में शनि का जो सम भाव है, हमने मित्र शत्रु सिखाया कि नहीं सिखाया आप सबको? जी, आपने बताए थे जी। तो मित्र शत्रु समझाया, तो ये दोनों आपस में सम है। तो सम है, तो यहाँ तो ये भाव का शनि का यहाँ आना थोड़ी सी परेशानी की बात हो गई, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है, यहाँ की लॉर्डशिप रखता है। नैसर्गिक रूप से शनि का जो मेलिफिक सिग्निफिकेटर है, बुरा ग्रह है, पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह कहते हैं। तो यहाँ आने के बाद में शनि आया तो कहाँ पे? केंद्र में आया, तो पोजीशन तो अच्छी हुई, परंतु अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण और छठे भाव का स्वामी कौन? गुरु के साथ में बैठे, तो दोनों प्रॉब्लम की बात करते हैं। गुरु यहाँ का फल ज्यादा करेगा,
सिचुएशन क्या होगी, गुरु छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु परेशानी, यहाँ से भी परेशानी, अचानक समस्या की बात हो रही है। तो ये दोनों आपस में दशा अंतर दशा में अगर मिल गई तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई चौपट, इट ओके। मीन्स कंप्लीटली खराब। तो ये भाव पीड़ित हो गया, ठीक है। इसका 20% जो फल होता है भाव का वो खत्म हो गया। इसके साथ साथ मंगल की यहाँ पर दृष्टि भी आ गई, ठीक है। तो कोई भी भाव, नियम समझे, कोई भी भाव यदि 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो उस भाव का जो परिणाम है या भाव का जो बल है वह कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार ग्रह के आधार पर भी समझ कि कोई भी ग्रह अगर 2 या 2 से अधिक बुरे ग्रह या पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो उस ग्रह का जो अपना बल है वह खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमने देखा कि इस भाव का जो बल है वो कमजोर हो गया। मंगल की दृष्टि, शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि की लोड यहाँ का है, इस भाव का है, अष्टम भाव का, और गुरु के साथ बैठा हुआ है। गुरु शुभ ग्रह है, फिर भी गुरु स्वामी कहाँ का है, लॉर्डशिप कहाँ का है, छठे भाव का है। तो गुरु का जो प्रभाव होगा कहीं न कहीं इसको जरूर, इस भाव को एक्टिवेट करेगा अपनी दशांतर दशा में। यद्यपि गुरु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रही है, तो इस भाव से जो संबंधित जो बहुत परेशानी की बात है उसको हम लोग थोड़ा सा कम समझेंगे। इस भाव का जो फल है बुरा उसे हम थोड़ा सा कम समझेंगे, ज्यादा ना हो करके थोड़ी सी इसको हम मिनिमाइज करके समझेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि के कारण शनि अपनी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में जो परिणाम देना चाहेगा वो नहीं दे पाएगा। गुरु जहां बैठता है वहां से रिजल्ट उसका कमजोर कह सकते हो थोड़ा सा, लेकिन जहां दृष्टि देता है उस जगह को गुरु प्रोटेक्ट कर देता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर इस गुरु की दृष्टि आ रही है 1 2 3 4 5, 7वीं दृष्टि गुरु की यहाँ आ रही है। तो मंगल के ऊपर भी गुरु का प्रभाव रहेगा, तो मंगल बहुत परेशानी करना चाहेगा लेकिन उसे बैलेंस करेगा गुरु। 7 8 9 यहाँ राहु की दशा अंतर दशा में राहु को भी गुरु बैलेंस करने की बात करता है। तो गुरु जो है हमें 8वें और 12वें घर को बचाने का काम भी कर रहा है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हमने समझा कि इसका जो भावेश है वो कहाँ गया, शुक्र है, वो नवम भाव में गया। 1 2 3 4 5 6, इस भाव से तो कहाँ गया, छठे भाव स्थान पर गया। समझना आप लोग, कोई भी ग्रह अपने से जहां उसका प्लेसमेंट है उस जगह से छठा जाता है, 8वां जाता है या 12वां जाता है तो उसका जो फल है वह बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। परंतु ये जो भाव है एक केंद्र त्रिकोण का भाव इसे कहते हैं। 1 4 7 10 केंद्र है और 1 5 9 ये त्रिकोण है। इनके स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, आपने पीछे पढ़ा। तो इसमें किसी भी ग्रह का प्लेसमेंट हो तो शुभ होगा, तो हम इसे शुभ ही मानेंगे। तो शुक्र जो है यहाँ पर शुभ की स्थिति में है, तो और किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो भावेश मजबूत हो गया। 30 का 30% वेटेज इसके पास चला गया। अब हम कारक को समझेंगे। तो कारक अपने पास में क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा कारक है फिक्स सिग्निफिकेटर। तो चंद्रमा से हमने समझा कि चंद्रमा पे बुध की दृष्टि है, लेकिन एक अशुभ ग्रह मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है। तो मन में पीड़ा, मन में बच्चे के अचानक कुछ न कुछ फ्लैक्चुएलिटी हो जाना, मन से संबंधित परेशानी, माता के स्वास्थ्य में, माता के हृदय में परेशानी, माता के चेस्ट वाले क्षेत्र में जलन वगैरह की बात, छाले वगैरह होने, इस टाइप से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे का जो ये फिक्स सिग्निफिकेटर है वह कमजोर हो गया। तो इसलिए हमने टोटल यहाँ पर जो निकाला कि 30% और इसका 50%, इसको 50 में से 25% ले लिया, तो 55% ये टोटल 55 से 60 तक का आकलन हम लोग इसे कर पाएंगे। इस टाइप से हम चार्ट के किसी भी भाव के फल को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो हमने जाना कि अब इसके साथ साथ एक बिंदु पर और विचार करेंगे कि इस भाव का एजुकेशन से संबंधित है। 12वीं तक की पढ़ाई को हम लोग चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। एक एक्यूमुलेटेड जो एजुकेशन होता है, वो बच्चा जब जन्म से मम्मी पापा बुआ चाचा ऐसे बोलना सीखता है, उसे हम इस भाव से संबंधित बात कहते हैं। जो बिना पढ़े बच्चा सीखता है वो इस भाव से संबंधित है। और एजुकेशन 12th हाउस तक इस भाव से समझेंगे, और हायर एजुकेशन को हम लोग पंचम भाव से समझने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो बुद्ध को समझेंगे कि बुद्ध कैसा है। बुद्ध पर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी बुरे ग्रह के साथ में नहीं है। तो बुद्धि से बच्चा तीक्ष्ण होगा, प्रवीण बुद्धि होगी, बच्चा बुद्धि से स्ट्रोंग होगा। तो पढ़ाई तो ठीक रहेगी, लेकिन बच्चा बुद्धि के माध्यम से अपने प्रखर रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार हम किसी भी चार्ट को समझने का, हमें पूरे चार्ट को देखने की जरूरत नहीं, हमें जिस चार्ट को देखना है, जिस भाव से प्रश्न है उसी को ही पकड़ के चलना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं काल पुरुष की पत्रिका। हमने समझा फिक्स सिग्निफिकेटर, उसके बाद में हमने जाना कि जो डोनेटर्स हैं, दाता ग्रह हैं। अब जैसे आप अभी चर्चा हुई कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसमें हमें डोनेटर दाता ग्रह को समझने की आवश्यकता होगी। भाव भावेश कारक, इसके बाद में दाता ग्रह। इनको समझने के बाद हम और भी कुछ समझने के लिए शेष रहता है, वो काल पुरुष की पत्रिका को भी समझना आवश्यक है, और जन्मकालीन दशा को समझना आवश्यक है। इनके साथ साथ जब इनको हम लोगों ने पढ़ा, तो किसी भी बच्चे को हम ये देखेंगे, प्रश्न आया हमारे पास में, तो हमें ये देखना होगा कि बच्चे का मानसिक लेवल क्या है, बच्चे का स्वास्थ्य का लेवल क्या है, बच्चे के जन्म के समय उसको कौन सी दशा प्राप्त हुई। इतना कैलकुलेशन करने के बाद में हम काल पुरुष की पत्रिका को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि भाव भावेश कारक, फिर दाता ग्रह, और उसके बाद में काल पुरुष की पत्रिका। अगर बच्चे का जन्म बुध की दशा अंतरदशा में होता है, तो बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा आप बिना सोचे बोल सकते हो कि इसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रही होगी, क्योंकि या रहेगी, क्योंकि जो बुध है वह अपने कारकत्व, काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार अपने कारकत्व को देने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात छठे भाव का स्वामित्व रखता है काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार। तो छठा भाव पेट से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित हानि को कहा जा सकता है। इस प्रकार बुद्ध की दशा अंतरदशा में कहा जा सकता है कि बच्चे को स्वास्थ्य में समस्या रहेगी। इस बात को समझना है, आगे समझना है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो किसी भी चार्ट में, तो आप आंख बंद करके कहो कि भाई इस समय आपको चोट चपेट दुर्घटना से अपने आप को बचाव रखने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल जो है वह अष्टम भाव का स्वामित्व रखता है काल पुरुष की पत्रिका के आधार पर। तो इसी प्रकार हम काल पुरुष की पत्रिका को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने जाना दूसरा, नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि किसी भी जातक का जो चंद्रमा है, सूर्य है, अर्थात तन और मन कैसा है। तो ये तीन चीजों से देखते हैं। एक तो हम लग्न से देखते हैं, दूसरा चंद्र लग्न से देखते हैं, और तीसरा सूर्य लग्न से समझते हैं। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा दे रहा हूँ, फिर मैं पीपीटी शेयर करूंगा अगली क्लास से, तो उस समय चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, पीपीटी के माध्यम से। मान लो कि ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
3। तो ये जो चार्ट बनाया हमने, एक कर्क लग्न की पत्रिका हो गई, और हमने यहाँ पर चंद्रमा को रख दिया, यहाँ पर केतु रखा, और यहाँ पर सूर्य को रख दिया, और यहाँ मंगल रख दिया, यहाँ राहु, शनि, यहाँ राहु, यहाँ केतु रख देता हूँ। यहाँ गुरु को रख देता हूँ। चलिए, चलो इसमें ही आप लोग एक बार समझने का प्रयास करो कि मान लो कि यहाँ पर हमने देखा कि लग्न जो है वह 4 नंबर की कर्क लग्न बनी। कर्क लग्न में यहाँ पर हमने गुरु हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और शनि, राहु, केतु, मंगल, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, मंगल हो गया, तो बुद्धि बचता है। ठीक, चलो गुरु ले लेता हूँ। तो अब ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर लग्न में राहु है तो कुछ न कुछ यहाँ पर, यद्यपि राहु कहाँ का है, केंद्र त्रिकोण का राहु है, तो अच्छा करेगा, परंतु कुछ न कुछ इसके फल को हम कमजोर रखने का भी प्रयास करेंगे कि बहुत ज्यादा इसका फल अच्छा अचानक नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर की राशि है और चंद्रमा की राशि होने के कारण राहु और चंद्रमा में वैर है पूरी तरह से, तो यहाँ पर इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर अगर गुरु नहीं होता तो ये पाप कर्तरी में हो जाता। अब पाप कर्तरी में होने के कारण और मंगल से दृष्ट होने के कारण ये लग्न तो गई, मतलब जातक परेशान रहेगा। लग्न अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक ग्रह होता और पूरी तरह से पाप कर्तरी में हो जाता, तो लग्न से आदमी पीड़ित था, जातक खुद अपने आप में परेशान पीड़ित नजर आता रहेगा, अर्थात वो पीड़ित रहेगा। चलिए, अब चंद्रमा का प्लेसमेंट हम समझेंगे। चंद्रमा, तो चंद्रमा से लग्न बना के समझते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा से लग्न, जैसे जहां भी चंद्रमा है उस हाउस को घुमा लेते हैं। उस प्रोसेस को हम अगले वीडियो में, अपने अगली क्लास में हम लोग लेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर है, क्या चंद्रमा पर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि है? तो हम समझने का प्रयास करते हैं। मंगल की है 1 2 3 4, तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर आ रही है, केतु की दृष्टि 5वीं होती है, नहीं आ रही है, तो यहाँ बचा हुआ, तो चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल चंद्रमा को अपना मित्र समझता है, लेकिन चंद्रमा मंगल को अपना मित्र नहीं मानता, सम मानता है। ठीक है, तो मंगल की दृष्टि यहाँ आने के कारण कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा जरूर रहेगी, तो मन से कहीं न कहीं अशांति नजर आएगी। अगर यही बात एक ग्रह कोई और इसको दृष्टि कर देता, या यहाँ पर युत हो जाता, चंद्रमा किसी एक बुरे ग्रह के साथ में बैठ जाता, मान लो शनि यहाँ नहीं हो करके और यहाँ शनि हो जाता, तो आप इस बात को देख करके सीधे सीधे कहते कि भाई आपका मन जो है ना वो बहुत अशांत रहता है, आपका मन पीड़ित रहता है, आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या जरूर होनी चाहिए। कब ये बातें कब होंगी? जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी। ये दशा में आ गया और ये अंतरदशा में आ गया, या प्रत्यंतर में आ गया, या ये प्रत्यंतर में आया, ये दशा में आया, तो ये चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी और उस समय इस चंद्रमा की जो पीड़ा है बहुत बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अर्थात मन से जातक कमजोर होगा, मन से उसकी पीड़ा हमेशा बनी रहेगी।
अब मान लो कि यहाँ पर शनि न हो करके शनि को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और केतु को यहाँ रख देता हूँ। तो केतु को यहाँ रख दिया। अब देखिए आप चार्ट की स्थिति क्या होती है, सूर्य की स्थिति क्या बनेगी। 1 2 3 4 5, तो केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पहुंच रही। केतु और राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि मानी जाती है, गुरु वाली दृष्टि। और किसी से पीड़ित है, हाँ, किससे, शनि से। शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पहुंच रही। इसका मतलब है कि जो जातक का स्वास्थ्य है वो कमजोर होगा, स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं समस्या होगी, क्योंकि व्यय हाउस में जाकर के बैठा हुआ है कौन, सूर्य। इसका मतलब है कि पिता का स्वास्थ्य और जातक का स्वास्थ्य, दोनों के स्वास्थ्य को हम समझ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य को समझना है तो सूर्य से नवम भाव को हमें लग्न बनाना पड़ता है, 7 8 9, इसे लग्न बना के समझेंगे कि पिता का स्वास्थ्य कैसे होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, भावात भावम नियम के आधार पर। तो आप लोगों ने इसे समझा कि स्वास्थ्य व्यक्ति का और मन कैसा रहेगा, जातक खुद कैसा रहेगा। अब आगे देखें। मान लीजिए कि लग्नेश एक चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ चला गया, यहाँ लग्नेश चंद्रमा है। अब आप इसे कह सकते हो कि आजीवन, पूरे जीवन जातक को स्ट्रगल के माध्यम से जीवन को अपने आगे बढ़ाना होगा, उसके जीवन में हमेशा से स्ट्रगल बना रहेगा। यहां आ गया लग्नेश, यहां आ जाए तो यहां भी परेशानी पूरी तरह से बनी है। तो चंद्रमा जल का कारक है, आप सभी जानते हैं। तो जातक अष्टम भाव में है, तो जल से जातक अर्थात ये खुद ही है लग्न लग्नेश। खुद मालिक कहाँ आ गया, स्वास्थ्य का मालिक कहाँ आ गया, खुद का मालिक कहाँ आके बैठ गया, छिद्र भाव में। इसे गुप्त भाव कहते हैं, छिद्र भाव कहते हैं, परेशानी का हाउस कहते हैं, दुख हाउस कहते हैं। तो यहाँ आकर के इसका बैठना मतलब पीड़ा है। तो जातक को अचानक परेशानी होती रहेगी, यहाँ रहेगी तो रोग ऋण शत्रु बना रहेगा, स्ट्रगल हमेशा बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर होने से अचानक परेशानी की बात करेंगे। अब ये राशि कौन सी है, 11 नंबर की राशि है। 11 नंबर की राशि जो है कौन सी राशि, हवा की है, वायु तत्व की है, ठीक है। चलो इसको हम कंसेप्ट को बाद में लेंगे। यही इसी प्रकार अगर जातक यहाँ आ गया तो इसका मतलब हो गया लग्नेश अपने से 12वां गया तो खुद के लिए नुकसानदायक रहेगा, वो खुद के लिए पीड़ा उसके लिए बनी रहेगी। इस प्रकार हम चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने जाना दाता ग्रह के बारे में, भाव फल के बारे में। अब पंचधा मैत्री को भी समझ लेते हैं कि पंचधा मैत्री क्या होती है। किसी का कोई प्रश्न है, अगर है तो बता दीजिए अभी तक। अगर आप सबके मन में अब तक कोई प्रश्न बचा हो तो चलिए अब हम लोग पंचधा मैत्री को समझ लेते हैं कि पंचधा मैत्री क्या है। तो हम पहले लेते हैं मित्र। पंचधा मैत्री 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की पंचधा मैत्री होती है। तो पहले हम ले लेते हैं मित्र प्लस मित्र इक्वल टू अति मित्र। दूसरा
मित्र प्लस सम इक्वल टू मित्र होता है। सम प्लस शत्रु इक्वल टू शत्रु होता है। शत्रु प्लस शत्रु इक्वल टू अति शत्रु होता है। शत्रु प्लस मित्र इक्वल टू सम होता है। तो ये 5 प्रकार की पंचधा मैत्री होती। तो जब हम ग्रहों की बात करते हैं उस समय हमें ये समझना होता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है या शत्रु है। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस मैत्री को निकाला कैसे जाता है, कैसे हम चार्ट में समझते हैं। तो जो जिस ग्रह से हम देख रहे हैं, जिस ग्रह का हम विचार कर रहे हैं, उस ग्रह के प्लेसमेंट में 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह बैठे हुए हैं उसके मित्र हुए तात्कालिक रूप से, पहला। फिर दूसरा हम लोगों ने नैसर्गिक रूप से मूल त्रिकोण राशि वाले में टॉपिक में समझा था कि उसके माध्यम से वो मित्र हो रहा है कि सम हो रहा है। इसको भी समझने की आवश्यकता पड़ेगी। जब मित्र है और सम है तो मित्र हो जाएगा, ठीक है। मित्र और दोनों तरफ से तात्कालिक रूप से नैसर्गिक रूप से मित्र है तो अति मित्र हो गए, अर्थात उसका फल अच्छा होगा। मित्र है और सम है तो मित्र ही कहे जाएंगे, इनकी मित्रता ही रहेगी। सम और शत्रु है तो शत्रु हो जाएंगे, वो मित्र नहीं रहेंगे। शत्रु तात्कालिक रूप से भी और नैसर्गिक रूप से भी, अगर शत्रु है तो अति शत्रु हो गया, अर्थात उसका व्यवहार जो है एक दूसरे के ग्रह के लिए बहुत खराब होगा चार्ट में। शत्रु प्लस मित्र इक्वल टू सम होते हैं। तो शत्रु और मित्र को लेते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो सम का निकल के आता है। तो आगे समझिए आप लोग कि किसी भी राशि संधि में, ध्यान से समझना कि किसी भी राशि संधि में ग्रहों का अपना जो एक परिणाम है वह पूरी तरह से निकल करके नहीं आता। ग्रह चाहे कितना भी षडबल में बलवान हो, हम 6 टाइप से ग्रह के बलवान की बात करते हैं, षडबल की बात करते हैं। तो ग्रह कितना भी बलवान हो, परंतु अगर वह राशि संधि में स्थित है, अर्थात 29 डिग्री से ज्यादा और 1 डिग्री से कम, ठीक है, एक 29 डिग्री से डिग्री प्लस से 1 डिग्री के मध्य कोई भी ग्रह हो जो अपना उसका परिणाम होगा वो कितना भी बलवान हो लेकिन अपने परिणाम को दे पाने में सक्षम नहीं होगा। इस बात को आप लोग हमेशा से समझ के चलें। अब मान लो कि पंचम हमें पुत्र से संबंधित, चाइल्ड से संबंधित बात करनी है, पंचम पंचमेश और कारक लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लेंगे, दाता ग्रह भी लेंगे और काल पुरुष की पत्रिका को भी समझने का प्रयास करेंगे। काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार पंचम भाव का जो स्वामित्व है वह सूर्य के पास है, ध्यान से समझना आप लोग। तो अगर पंचम पंचमेश और कारक अपने परिणाम को दे पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका परिणाम सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में देने के लिए स्वतंत्र है।
मतलब आप कह सकते हो कि पंचम पंचमेश और कारक तो पीड़ित हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है चार्ट में, वह कहीं भी बैठा हो, वह स्वतंत्र रूप से संतान की बात कर सकता है। केतु को कुल की उन्नति का कारक कहा गया है। तो पंचम पंचमेश और कारक मान लो कि पीड़ित है, कोई बात नहीं। केतु की दशा अंतर्दशा में आप कह सकते हो कि आपको पुत्र या संतान उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि केतु को स्वतंत्र रूप से क्या कहा गया है, कुल की उन्नति के रूप में माना गया है। केतु कुजवत, केतु मंगल के जैसा व्यवहार करता है, और राहु शनिवत, राहु शनि के जैसा व्यवहार करता है। तो आप लोगों ने ये जाना कि काल पुरुष की पत्रिका को भी समझना बहुत जरूरी है। धन की बात करेंगे तो हम गुरु को पकड़ते हैं, ब्लेसिंग की बात करेंगे गुरु को पकड़ते हैं, लेकिन विपुल धन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम काल पुरुष की पत्रिका के आधार पर द्वितीय जो राशि है उसका जो स्वामी है वह शुक्र है। तो विपुल धन की बात करेंगे क्योंकि शुक्र जो है वह कामनाओं का प्रतीक है, कामनाओं में वृद्धि करने वाला ग्रह है, कामनाओं को बहुत आगे तक ले जाने वाला ग्रह है, 200 करोड़ों में ले जाने वाला ग्रह है। गुरु तो उतना ही देगा जितने में काम चल जाए, या करोड़ों तक पहुंचा सकता है। लाख और 100 200 500 करोड़ 1000 करोड़ की बात जब करोगे तो वहां शुक्र को ही समझने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका के आधार पर शुक्र द्वितीय भाव का स्वामित्व रखता है। ठीक है, तो अब हम लोग बलवान और बलवान के साथ साथ प्रभाव ग्रह की बात कर लेते हैं। चार्ट में अपने, जैसे अपने घर में कोई व्यक्ति बलवान होता है, धनवान होता है, पैसे वाला होता है, तो उसकी बात को सभी लोग मानने से एग्री कर जाते हैं, उसमें कोई आगे पीछे नहीं करते, क्योंकि वह व्यक्ति धन के रूप में बलवान होता है। तो इसी प्रकार चार्ट में भी अपने क्या होता है कि जो ग्रह बहुत बलवान है तो दशा कोई भी चले वो बलवान ग्रह के अनुरूप ही कार्य उसका होगा। इस बात को भी आपको समझ करके चलने की आवश्यकता है। कोई भी ग्रह, कोई भी दशा हो, दशा छठे 8वें और 12वें ग्रह घर की दशा अगर चल रही है तो समझो कि परेशानी है, इसको समझते हैं। 6 8 12 मान लीजिए सन, मून, और मरकरी की दशा चल रही, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो जातक का जीवन परेशानियों से भर जाएगा, दुख से पीड़ा से भर जाएगा। ये व्यय है, व्ययस की दशा चल रही है। अब व्ययस की दशा चल रही तो जातक को हॉस्पिटल से संबंधित भाग दौड़ करना, कोर्ट लिटिगेशन से संबंधित भाग दौड़ करना, यात्राएं लंबी लंबी करने की बात करना यहाँ से शुरू हो जाती है। अब इसके साथ में अंतरदशा किसकी हो गई? चंद्रमा की। चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा कहाँ का स्वामित्व रखा हुआ है, ये है अष्टम भाव। मतलब अचानक व्यय, अचानक परेशानी, अचानक पीड़ा, सडन परेशानी, इस टाइप से आप विचार कर सकते हो।
रोग ऋण शत्रु, रोग भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, शत्रु भी उस समय एक्टिवेट होंगे। तो इस प्रकार इन घरों की दशा अगर चल रही है तो किसी भी एंगल से इसे हम लोग अच्छा नहीं कहेंगे, इसे परेशानी वाला ही समझेंगे। तो इस प्रकार हम इसको मान के हम लोगों को चलना है। जब भी किसी भी चार्ट में किसी भी जातक की दशा ऐसे चल रही हो तो उसे आप आंख बंद करके बोलो कि भैया अभी आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आपने लापरवाही किया तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत अब बचाव क्या करना है? अष्टम भाव, अचानक चोट चपेट दुर्घटना, बहुत तेज तीव्र गति से परिवर्तन होने की बात कह सकते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने से बात, लिटिगेशन से संबंधित बातें, ऋण से संबंधित बातें, तो इस टाइप से चीजें एक्टिवेट। दुख भाव पूरे के पूरे एक्टिव है, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो दशाओं का बहुत महत्व है चार्ट में। अब तक जितना हम लोगों ने सीखा आज के इस विषय में, अगर आप सबका कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप लोग बताएं, या फिर हम आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करें, क्योंकि ज्यादा भी हो जाएगा बहुत तो आप लोग इसको थोड़ी सी परेशानी होगी लिखने में, समझने में। और अभी आप लोगों से भी कुछ प्रश्न करना है, हमें जानना है कि आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा इसमें, क्योंकि आज हमारी शायद चौथी या पांचवी क्लास हो गई है। तो ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर कुछ कंसर्न डेवलप हो रहा है या नहीं। जी गुरु जी। अच्छा, वेरी गुड तिवारी जी। तो तिवारी जी समझ में आ रहा है टॉपिक आपके? जी प्रैक्टिस गुरु वगैरह जी। कुछ? अच्छा अच्छा। तो सब हाँ, प्रैक्टिस वगैरह करें इस पर, आप लोग अपने अपने एंड से इन बातों को समझने का प्रयास करें। चार्ट बनाएं आप लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से लेकर के, और चार्ट को मैच करें, सिम्टम्स को मैच करें। आपके बिल्कुल समझ में आएगा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट जी में। हमें कैसे देखना है? हम लोगों को चार्ट में सारे ग्रहों को नहीं देखना है, सिर्फ जिस प्रश्न जो है उस प्रश्न के आधार पर ही हमें अपने चार्ट को समझना है, देखना है। ऐसा नहीं कि सारे भावों को देखना शुरू कर देंगे, सारे ग्रहों को देखना शुरू कर देंगे, नहीं। मान लो बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आप सिर्फ चतुर्थ भाव को समझेंगे, चतुर्थ भाव से जो बातें बताएगी उसे समझेंगे। किसी के संतान नहीं हो रही है तो हमें पंचम भाव को समझना है, पंचमेश को समझना है, कारक को समझना है, दाता ग्रह को भी समझ सकते हैं। काल पुरुष की पत्रिका के स्वामित्व के आधार पर सूर्य और केतु को कुल के उन्नत को कहा जाता है, तो इन्हें भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। शादी नहीं हो रही है तो सप्तम सप्तमेश और कारक को समझने के साथ साथ में यहाँ का जो दाता ग्रह है उसे भी समझेंगे। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए शुक्र जो है उसको देखने की आवश्यकता, सॉरी, बुध गुरु को देखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु को पति के रूप में माना जाता है, गुरु को पुत्र के रूप में समझा जाता है, गुरु को बड़े भाई के रूप में समझा जाता है, गुरु को गुरु के रूप में समझा जाता है। तो यहाँ पर गुरु की दशा, अंतर्दशा अगर चल रही है तो दाता ग्रह के रूप में हम समझेंगे कि स्त्रियों के बच्चियों की शादी के लिए हम बात कह सकते हैं। शुक्र का वहाँ प्रेजेंस होना आवश्यक होता है, क्योंकि शुक्र जो है वह कालपुरुष की पत्रिका के आधार से सप्तम भाव का स्वामित्व रखता है और फिक्स सिग्निफिकेटर भी है। तो इस प्रकार हम लोग चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जी, अब आप लोगों को कुछ प्रश्न है? एकता जी, पद्मश्री जी, कोई प्रश्न आप लोगों का? जी गुरु जी। नहीं है सर। ओके, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट काफी हो गया है कि, या और भी आगे आगे इसको एक्सटेंशन में? नहीं, अभी इसी पे रुके हैं क्योंकि इसको सर बस इसको सर। रिवाइज करते हैं तभी हमें पूरा क्लियर होता है। हाँ, जी नहीं तो नहीं पता चलेगा सर, एक ही बार में नहीं चलेगा, और बार बार देखने के बाद ही चलेगा सर इसमें। इसमें क्या, अभी हम लोगों को बहुत कुछ समझना है। अभी तो मतलब एक तो जिसे हम प्रीफेस कह सकते हैं ना, भूमिका,
अभी तो आप लोग सिर्फ परिचय, सिर्फ भावों से, चीजों से परिचय कर रहे हैं अभी आप लोग। अभी चीजें बहुत हैं जो बहुत ही विस्तृत तरीके से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें चलिए, जो अपना शनि और मंगल आपस में शत्रु है या मित्र? शनि नहीं, ग्रह शनि शनि हाँ, आपस में शत्रु 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 होंगे। वैसे हम लोग ये बना करके चेक कर लेते हैं। एक नंबर की राशि लग्न में रखिए, और जो हमने पहले नैसर्गिक मैत्री के रूप में जानकारी दी है उसके आधार पर इसको निकाल लीजिए, बहुत आसान है। अच्छा, इसे देखो, जैसे मान लो अच्छा, मंगल शनि को शत्रु मानता है अपना। हाँ, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ए एफ मित्र हो गया नैसर्गिक रूप से, और ए एनिमी हो गया, ए फ्रेंड हुआ, फ्रेंड, एनिमी, एनिमी, एनिमी और एनिमी, से ऐसे समझ लीजिए, ए फ्रेंड और ए फ्रेंड और ए फ्रेंड समझ लीजिए। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं हम कि ये सारी की सारी लाइन फ्रेंड की हो गई, और ये सारी की सारी लाइन एनिमीज की हो गई। ये दोनों हमेशा से फ्रेंड की बात करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड और एनिमी। तो अब यहाँ पर मंगल की ये राशि है, तो मंगल के लिए जो शनि की दोनों राशियां यहाँ पर हैं तो एनिमी है, तो मंगल से शत्रु का व्यवहार होगा, इसका मतलब वर्सेस में होगा ये पूरा का पूरा। ओके। तो आपस में इनकी दुश्मनी रहेगी, बहुत जबरदस्त दुश्मनी रहेगी। चलिए, कुछ योगों की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे। योगों की बात का मतलब है कि जैसे मान लो कि थोड़ा सा और समझें आप लोग। पता नहीं क्या हुआ इसमें आज। अब यहाँ पर हमने वृष लग्न की पत्रिका, टोरस लग्न की पत्रिका चार्ट को बनाए हैं। अब ये समझना है हमें कि ये जो 1 4 7 और 10 ये अकेले कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं विष्णु स्थान। आप लोग भी ध्यान से समझें, 1 4 7 10 को विष्णु स्थान कहा जाता है, और 5 और 9 को इसे कहा जाता है लक्ष्मी स्थान। 1 5 9 ये योगकारी भाव है। तो लक्ष्मी और विष्णु का जब तक आपस में मिलन नहीं होगा, तब तक अकेला चतुर्थ 1 4 7 10 विष्णु जी कुछ भी नहीं कर सकते, या अकेले लक्ष्मी जी कुछ नहीं कर सकते, अर्थात इनका मिलना बहुत जरूरी है। अब कैसे इनका हो सकता है, देखिए, इसका स्वामी कौन है? बुध है, ठीक है। बुध चला गया यहाँ पर, और इसका स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य आ गए यहाँ। अब ऐसी स्थिति में जब इस चार्ट में सूर्य या फिर बुध की दशा अंतर्दशा चलेगी, तब ये लक्ष्मी से संबंधित बात हो गई और विष्णु भगवान से संबंधित बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में इसे योगकारी शुभ ग्रह की दृष्टि मान लो। यहाँ से शुक्र हमेशा शुभ ग्रह होता है, ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पर मैं गुरु को बैठा देता हूँ, तो ये हो गया 7 8 9, 9वीं दृष्टि गुरु की आ गई, 7वीं दृष्टि शुक्र की आ गई। तो ऐसी स्थिति में इसे हम योगकारी कहते हैं, इसे हम योगकारी स्थिति कही जाती है। यहाँ देखिए, शनि की 10 नंबर राशि यहाँ पर है और 11 नंबर यहाँ, इसे भी हम पूर्ण योगकारी कहें। इस स्थिति को भी पूर्ण योगकारी कहेंगे, क्योंकि यहाँ का भी स्वामित्व और यहाँ का भी स्वामित्व शनि के पास में है। तो इस प्रकार कुछ योग की बात हमने समझने का प्रयास किया। तो ये एक्सचेंज हो गया, इसे हम दृष्टि के माध्यम से भी समझ सकते हैं,
या दृष्टि के माध्यम से हो या फिर एस्पेक्ट एक्सचेंज के माध्यम से हो, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग इसे आप कह सकते हो। केंद्र त्रिकोण राजयोग इसी को कहा जाता है। इस पर आप लोग अपनी मंथन करिए, खूब टाइम देना पड़ेगा आप सबको। अगर आप लोग ज्योतिष में अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना है तो निश्चित है कि इन सब चीजों को बारीकी से समझते चलना होगा। एक होता है पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष योग भी अपने आप में बहुत बड़ा योग माना जाता है। जैसे अभी लोग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं ना कि शश महापुरुष योग चल रहा है, शश महापुरुष योग। तो ये रहा आपका शश महापुरुष योग। 5 नंबर की पत्रिका के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब इस समय शनि ट्रांजिट में यहाँ चल रहा है। हमें सारे ग्रहों के ट्रांजिट को भी हमेशा से समझ के रखना होगा ज्योतिषीय इस व्यवस्था में। तो वर्तमान में शनि यहाँ चल रहे हैं, गुरु यहाँ पर चल रहे हैं, मंगल यहाँ चल रहे हैं, राहु यहाँ चल रहे हैं, है ना। और सूर्य अभी चल रहे हैं। आज तारीख हो गई 27 फरवरी। तो कुंभ, सूर्य भी यहीं पे चल रहे हैं। सूर्य का भी मूवमेंट यहीं पर है। तो अब देखिए कि सूर्य और शनि दोनों एक साथ में है। सूर्य की डिग्री इस समय ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री के हुए होंगे और शनि 3 डिग्री या 4 डिग्री। तो यहाँ पर शनि अभी ब्लाइंड हुए हैं, अंधे हुए हैं। लेकिन अब ये 14 तारीख के बाद में सूर्य यहाँ से मुंह करके यहाँ आ जाएंगे। शनि तो यहाँ 2.5 साल के लिए आ गए, सूर्य यहाँ आ जाएंगे। गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु 22 या 23 या 24 अप्रैल को यहाँ पहुंच जाएंगे राहु के साथ में। शनि से दृष्ट हो जाएंगे। तो चलिए वो सब बात की हैं। तो यहाँ पर ये जो शनि है ये शश महापुरुष योग का निर्माण करता है। तो मान लो कि यहाँ पर मंगल हो जाए, तो मंगल का जो रूचक महापुरुष योग के रूप में ये निर्माण करता है। शनि का शश महापुरुष योग होता है, मंगल का रोचक महापुरुष योग होता है। इसी प्रकार केंद्र में या त्रिकोण में ये ग्रह आ जाते हैं तो इनके गुरु का जो है वह उसका शुक्र का भद्र महापुरुष योग का निर्माण करता है। ये पंच महापुरुष योग में 5 ग्रहों का निर्माण किया जाता है योग से। तो आज के लिए इतना ही। आगे आप लोगों को योग के बारे में हम कुछ इसकी स्पेशल जानकारी और दे देंगे। बताइए एकता जी, पद्मश्री जी, जो भी आप लोग ज्वाइन कर रखे हैं। आज तो शायद अपने वो नहीं है, प्रदीप जी शायद नहीं है, गगन जी नहीं है। गगन जी हैं क्या आप? नहीं। हाँ जी, हाँ नहीं गुरु जी, जो आप बताएंगे ना सर वो मालूम पड़ेगा, लेकिन हॉरोस्कोप में कैसे वो डिकोड करना है वो थोड़ा नहीं आ रहा है सर। बहुत इजी है। वही सर, नहीं देख रही सर, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन वो हॉरोस्कोप में मित्र शत्रु वो घर देखते हैं ना, दृष्टि एस्पेक्ट्स वो सभी, वही वो पूरा एक ही बार कैसा मिलाना वो थोड़ा नहीं आ रहा है। इतनी चीजों को हम लोगों को जज करके रखना होगा, है ना। तभी इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डीपली अभी आगे समझेंगे और भी, लेकिन इन चीजों को आप लोगों को समझ करके इतना तो समझ के ही रखना पड़ेगा आप सबको, है ना। नहीं सर, जो आप बता रहे हैं ना सर वो एक बार में नहीं मालूम पड़ रहा है सर, रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो पता चल रहा है सर। फर्स्ट टाइम आप बता रहे हैं ना तब नहीं पता चल रहा है सर।
रिकॉर्डिंग में नहीं, देख रहे हो ना तब हाँ उसे हाँ सर। देखने के बाद ही समझ में आएगा सही तरीके से। सही बात और है। एक बार देखती तो क्लियर से वो आप जो क्या जी बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है सर। जी जी जी। अब देखिए हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पर मान लो कि ये शनि हो गया और ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा यहाँ आ गया। तो अब देखो शनि यहाँ का भी स्वामित्व रखता है और चंद्रमा यहाँ से आकर के यहाँ बैठ गए। चंद्रमा स्वामित्व रखा है 12th हाउस का। इसका मतलब है कि चंद्रमा हमेशा परेशान रहेगा शनि के साथ में। शनि को सम मानता है, शनि शत्रु मानता है इसको। तो यहाँ ये परेशान रहेगा। इस भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर पीड़ा परेशानी जरूर ये चंद्रमा की दशांतर दशा में शो होगी। इस प्रकार हम लोग इसे समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज के लिए हम समझते हैं कि काफी है। अगली क्लास में फिर देखते हैं। आपका कोई प्रश्न है लोग किसी का भी तो बता दीजिए, अन्यथा फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं आज। नहीं है सर। ठीक है, एकता जी ओके है? जी बिल्कुल ओके। मेरा ये पुराना ये क्वेश्चन था जी कि जो साचार्य नियम है ना अपन लगाते हैं 2 8 12 वाली भाव पर। हम्म। तो इसमें मतलब 2 पर लगाते हैं तो फिर जैसे 8 का 8वां तीसरा भाव हुआ तो हम तीसरे को नहीं लेके दूसरा लेते हैं मारक। क्योंकि वो दूसरा जो है वो कोई भी घर अपने से जब 12वें उसमें जो बैठा हुआ ग्रह होता है ना उसके लिए मारक होता है। फिर अपन ने जैसे 8वें को लिया तो फिर 7वां मारक हुआ उसका। हाँ सातवां 2 और 7 जो है ना। लेकिन साहचर्य नियम का जो नियम है ना इसमें कि हम्म। ये हाउस यहाँ पर अष्टम लेते हैं और वहां पे हम लोग लेते हैं दूसरा और 12वां। साहचर्य नियम में इन्हीं 3 घरों को लिया जाता है। ओके। मतलब सप्तम की दशा अगर चल रही, इसको हम लोग आगे समझेंगे। एक एक हाउस को भी समझना है पूरा। 2 पेज का कॉन्सेप्ट है ना एकता जी? तो हाँ वो जी हाँ हम जी। लोग वहां चल के क्लियर करेंगे। ठीक है ठीक है। जी ठीक है। तो आज की ठीक है क्लास जी। को यहीं कंप्लीट करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री आप कृष्ण। जय श्री